आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुर्गा पूजा का वक्त आ गया है। कोलकाता के बारिशा क्लब में इस बार दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की मूर्ति के बजाय उस औरत की मूर्ति लगाई जाएगी जो लॉकडाउन के दिनों में अपने नंगे बच्चे को लेकर तपती दोपहरी में सड़क पर चले जा रही थी। एक मजदूर औरत जो अपने गांव से दूर अपने परिवार के साथ शहर में रहती है, मजदूरी करती है, वो अपने बच्चों को लेकर लौट रही है। ये दृश्य लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में आपने बहुत देखा होगा। अब उसी औरत को दुर्गा के रूप में हम पूजने जा रहे हैं। पीली साड़ी पहने हुए एक माँ है जो चली जा रही है। हाथ में बच्चा है, एक हाथ में सामान की पोटली। पीछे दो बेटियां चल रही हैं। एक के हाथ में उल्लू का बच्चा है और दूसरी के हाथ में बतख। चौथा बच्चा जिसका पेट मटके की तरह गोल है और सिर हाथी के जैसा है। दुर्गा जिसके 10 हाथ होते हैं। इस बार उसे माँ की ये मूर्ति रिप्लेस कर देगी। जैसे ये भारतीय स्त्री की मजबूती है जो ऐसे कठिन हालातों, सूरज की तपती गर्मी में भी भूख और प्यास से लड़ते हुए अपने बच्चों को लिए आगे बढ़े जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ माधुरी। कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूँ। आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट है जिसमें हम कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते हैं, नई अपडेट्स बताते हैं, साथ ही वैक्सीन के बारे में, दवाओं के बारे में और डॉक्टर से भी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। तो आज कोरोना कवरेज में हम बात करेंगे दोबारा कोरोना संक्रमण के कुछ केसेस सामने आने को ICMR ने भी माना है और WHO ने भी कुछ मामलों की पुष्टि की है। मगर वायरोलॉजिस्ट का इस पर क्या कहना है? केरल में इतनी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है कि कुछ जिलों ने मुंबई और दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। इन सवालों के जवाब तो होंगे ही आज के कोरोना कवरेज में। इसके साथ ही हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, ये सुनेंगे और कोरोना की जंग जीत चुके एक शख्स से मुलाकात करेंगे। पहले अपडेट्स। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले 73 लाख के पार जा चुके हैं। अभी 8 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। महाराष्ट्र में मिशन बिगिन अगेन के तहत आज मेट्रो सेवा शुरू हो रही है, लेकिन यात्रियों को आने जाने की सुविधा 19 अक्टूबर से मिलेगी। दिल्ली का कालकाजी मंदिर कोरोना के कारण नवरात्रि के दिनों में भी बंद रहेगा। नवरात्रि में आने वाली भक्तों की भीड़ के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। मैसूर के चामुंडी हिल मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने 20 अक्टूबर से 22 त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने राज्य में स्कूल फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि स्कूल खोलने के लिए SOP तैयार कर ली गई है। YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म से उन वीडियोस को हटा दिया है जिनमें कोविड-19 वैक्सीन पर गलत जानकारी दी जा रही थी। साथ ही इन वीडियोस में महामारी से जुड़े भी गलत आंकड़े दिए जा रहे थे। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 58,000 मामले सामने आए, जबकि 967 लोगों की मौत हुई है। वहीं तीसरे सबसे ज़्यादा प्रभावित देश ब्राज़ील में 26,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 716 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि साल 2020 के खत्म होने से पहले कोरोना का प्रभावी और सुरक्षित टीका बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते फ्रांस ने पूरे देश में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। जब से महामारी शुरू हुई है तब से तुर्की में 40,000 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं और स्पुतनिक 5 के बाद रूस ने कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन एपिवेक कोरोना को भी शुरुआती ट्रायल के बाद मंजूरी दे दी है। बेंगलुरु में एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है। अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपको वहाँ खाना खाने के बाद एक और आदमी के लिए या एक और व्यक्ति के लिए खाना खरीदना होता है। इस पर एक टोकन आपको मिलता है जिसे एक बॉक्स में आपको डालना होता है। इस बॉक्स पर लिखा होता है सांचिगोंदू। इसका मतलब है कि 1 फॉर द बॉक्स। बाद में इन सब टोकन से ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाया जाता है। ये बॉक्सेस बहुत मददगार साबित हो रहे हैं।
है ना अच्छा इनिशिएटिव। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि ICMR ने ये मान लिया है कि देश में कम से कम 3 री इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। WHO ने भी ये बात मानी और कहा कि विश्व में 24 लोगों में दोबारा संक्रमण के केस हैं। मुझे थोड़ा सा डर भी लगा कि अगर ये बात सच हुई तो कैसा होगा, यानी अब हम सेफ नहीं हैं। तो मैंने इसी डर को लेकर जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील को फ़ोन मिलाया और उनसे पूछा कि क्या वजह है री इन्फेक्शन की। पहली बात तो ये कि जो आज की तारीख में अगर हम देखें तो तकरीबन 38.5 मिलियन कंफर्म्ड इन्फेक्शन दुनिया भर में हो चुके हैं। अगर इसमें 25-30 केस री इन्फेक्शन के आ रहे हैं तो ये बहुत ही एक माइनर सी चीज है। दूसरी बात ये कि री इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि डिजीज फिर से होगी। अभी तक जो स्टडीज हुई हैं और DGICMR ने भी ये बात कही है, उन्होंने जो 100 डेज का एक कट ऑफ दिया है कि साहब अगर 100 दिन बाद अगर होता है तो हम मानेंगे री इन्फेक्शन है, और 100 दिन से पहले होता है तो हम नहीं मानेंगे। तो उनका कहने की वजह यह है कि कुछ पेपर्स आए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं, उनकी वो करीब 100 से 120 दिन तक रहती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इम्यूनिटी चली जाती है। खाली एंटीबॉडी से इम्यूनिटी नहीं होती, T सेल से भी इम्यूनिटी होती है। और अगर आप वैक्सीन्स को देखें तो ज़्यादातर वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शन को नहीं रोकती है, वो डिजीज को रोकती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अहम नहीं है आजकल के हालात जो हैं उनको देखते हुए। एक ये भी है कि री इन्फेक्शन में क्या एक ये भी बात आती है कि वायरस का कोई दूसरा स्ट्रेन है, क्या ये मुमकिन है? या फिर ऐसा हो सकता है कि वायरस में व्यक्ति के मतलब बॉडी से वायरस पूरी तरह से गया नहीं हो, क्या इसके भी कोई चांस हो सकते हैं? देखिए, एक बार जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो वो वायरस को क्लियर करता है। PCR में ये देखा गया है कि कभी कभी वायरस पॉजिटिव आता है, लेकिन उसकी वजह यह है कि वो पूरा वायरस नहीं होता, वायरस के टुकड़े होते हैं जिनको PCR डिटेक्ट करता है। तो सबसे सही तरीका ये जांचने के लिए कि वाकई री इन्फेक्शन हो रहा है, हमारे पास सीक्वेंस होना चाहिए जो पहला वायरस था, पहली बार जिसने इन्फेक्ट किया था और दूसरी बार जिसने किया था इन्फेक्ट। और ये ज़्यादातर केसेस में पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए कि जब पहली बार इन्फेक्शन होता है तो वो सैंपल 4-5 महीने तक रखा नहीं जाता है। ये दूसरी बार जब इन्फेक्शन होता है तब आदमी सोचता है कि हाँ भाई, मुझे तो पहले भी हो चुका है, अब फिर हुआ तो क्या ये वही वायरस है या दूसरा वायरस है, तब सीक्वेंस कराता है। तो अभी तक चंद केसेस ऐसे हैं जिनमें दोनों बार का वायरस सीक्वेंस किया गया है और ये पाया गया है कि दोनों बार वायरस अलग अलग था। तो ये कंफर्म करता है कि री इन्फेक्शन था। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसकी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है जो आजकल के हालात हैं, जो ट्रांसमिशन और डिजीज की सिचुएशन आजकल है। जी, मैं सिर्फ एक एज अ लेमैन ये जानना चाहती हूँ कि क्या डरने वाली कोई बात है? क्योंकि लोग जनरली ये सुनकर कि री इन्फेक्शन हो गया है, थोड़ा सा एक डर का माहौल भी पैदा हो जाता है। क्या आपको लगता है कि अभी से ही कोई डरने वाली कोई सिचुएशन है? नहीं, इसमें डरने वाली कोई सिचुएशन है नहीं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा फ्लू वैक्सीन की। हमें हर साल फ्लू आता है और हम में से कुछ लोगों को हर साल फ्लू होता है। फ्लू वैक्सीन जो है वो रेकमेंड की जाती है कि जो लोग
50 के ऊपर हैं या जिनको और कोई कोमॉर्बिडिटी है वो ये वैक्सीन लें। अब जो लोग ये फ्लू की वैक्सीन लेते हैं उनको ऐसा नहीं है कि फ्लू का इन्फेक्शन होता नहीं है, होता है, लेकिन जो डिजीज जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। तो किसी भी वैक्सीन का जो हमें उम्मीद है वो ये कि वो वैक्सीन बीमारी रोकेगी, इन्फेक्शन रुके ना रुके कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम रोज बहुत से बैक्टीरिया और वायरस से इन्फेक्ट होते हैं लेकिन उनसे हमें कोई डिजीज नहीं होती है। तो मेरे समझ से इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, जो आजकल के हालात हैं उसमें अगर एक लेमैन ये सोचता है कि भाई अब तो रीइंफेक्शन भी हो रहा है तो वो घबराता है, वो परेशान होता है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है तो आप ये ना सोचें कि अब मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही वो प्रिकॉशंस लेते रहें, आप दूसरे को भी ट्रांसमिट नहीं करेंगे और आपको खुद भी इन्फेक्शन नहीं होगा। और अभी बल्कि एक स्टडी आई है 2 दिन पहले जिसने ये दिखाया है इंडिया के लिए, वैसे तो ग्लोबल स्टडी है, उसने इंडिया के लिए दिखाया है कि इंडिया में अगर 95% लोग मास्क पहने तो अब से दिसंबर के एंड तक हम 1,50,000 डेथ्स को रोक सकते हैं इंडिया में। तो ये फिर एस्टेब्लिश करता है कि हमें मास्क पहनना, एक दूरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो बजाय इससे परेशान होने के कि साहब रीइंफेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम जो कर सकते हैं वो करें। और मास्क पहनना बहुत आसान है, हर आदमी को मास्क पहनना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील। तो जैसा अभी डॉक्टर जमील ने बातचीत में कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। करोड़ों संक्रमण के बीच चंद लोगों में संक्रमण का दोबारा होना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी जब हम पहले टेस्ट कराते हैं तो कहाँ ध्यान रखते हैं कि वायरस के कौन से स्ट्रेन से हमें इन्फेक्शन हुआ है, कहीं नोट नहीं किया जाता ये। लेकिन जब दोबारा किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उस पहले वाले वायरस के स्ट्रेन को पहचानने की कोशिश करते हैं, तलाशते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि पहला संक्रमण किससे हुआ है और दूसरे का स्ट्रेन हमें मालूम होता है। तो ये कहना मुश्किल होता है कि ये कोई नया स्ट्रेन है वायरस का या ये वही वाला स्ट्रेन है जिससे पहले हुआ था। इसलिए घबराने के बजाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क पहनना। ये बात भी डॉक्टर साहब ने कही। और उन्होंने एक और ज़रूरी बात बताई, वो ये कि भारत में 95% लोग अगर मास्क लगाने लगें तो दिसंबर के अंत तक 1.5 लाख लोगों को मरने से बचाया जा सकता है, कोरोना का शिकार होकर मरने से। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए आपको दोबारा बता रही हूँ। जापान में एक फुगाकू नाम का सुपर कंप्यूटर है, उसने ये बताया है कि वायरस के फैलने में ह्यूमिडिटी का बड़ा रोल है, यानी नमी का मौसम में, और इसकी वजह से सर्दी में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ सकता है। इससे पहले भी कई एक्सपर्ट सर्दी में कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका जाहिर कर चुके हैं। हमारे देश में भी स्वास्थ्य मंत्री कई बार कह चुके हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो आप इस बात को नोट करके रख लें, सर्दियों में आपको और ज़्यादा ध्यान देना है। बहरहाल, अब केरल की बात करते हैं। केरल में जब वायरस का पहला केस पहचाना गया तो उसके बाद से केरल ने इस लहर पर काबू कर लिया और लोगों को बता दिया कि केरल जो है वो कंट्रोल कर सकता है। देश भर में केरल की खूब तारीफ हुई, मगर अब एक बार फिर संक्रमण के मामलों में वहां उछाल है। इंडिया टुडे ग्रुप के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने इसकी पड़ताल भी की। निखिल रामपाल ने सभी आंकड़े जुटाए हैं और एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। तो मैंने उन्हीं से पूछा कि आखिर क्या कारण है केरल में कुछ जिलों में दिल्ली और मुंबई से भी ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। क्या केरला मॉडल ध्वस्त हो चुका है? देखिए, पहली बात तो ये कहना कि केरल में दिल्ली मुंबई से ज़्यादा केस आ रहे हैं, गलत है। केरला के जिलों में ऐसा है कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आप देखिए कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे, जैसे आप देखेंगी कि दिल्ली में अभी भी 2800 केस आ रहे हैं, मुंबई में अभी भी 2000 से ऊपर केस आ रहे हैं, पुणे में 2000 रोज के केस आ रहे हैं। केरला के जिलों में सिर्फ कोड़िकोड और वो है कालीकट और अपना
मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 1000-1200 केस आ रहे हैं। पर हमें समझना ये चाहिए कि अगर आप, छोटा सा स्टेट है केरला, है ना, केरला की जो आबादी है वो इन 3 शहरों के बराबर है, पुणे, मुंबई और दिल्ली के बराबर की उनकी पॉपुलेशन है। छोटा सा ये राज्य है, तो उस हिसाब से इतनी छोटी पॉपुलेशन में भी इतने केसेस आना बड़ी बात है। तो हमने क्या किया डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में, हमने जो इनके रोजाना केस आ रहे हैं इसको हर 10 लाख में से कितने लोग रोज इन्फेक्ट हो रहे हैं इसको इस तरीके से देखा। तो आप यदि इस तरीके से देखेंगे तो हर दिल्ली में हर 10 लाख में से यही करीब 170 लोग रोज इन्फेक्ट हो रहे थे। वहीं जो केरल में कालीकट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लगभग 360-370 लोग रोज इन्फेक्ट हो रहे थे हर 10 लाख लोगों में। ठीक है, वैसे ही कोल्लम में ये हाल था। तो ऐसे कुल मिला के हमने जो देखा, हमने ये पाया कि केरला में टोटल 14 जिले हैं। उन 14 जिलों में से 12 जिले ऐसे थे जहाँ के रोजाना के जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनकी आबादी के हिसाब से वो दिल्ली, मुंबई और पुणे से भी ज्यादा निकल गए थे। तो ऐसे में ये होता है कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, जैसे मान लिया आपके घर में 5 लोग हैं, है ना, 5 में से 1 को कोरोना हो गया, ठीक है, और दूसरे घर में मान लीजिए 3 लोग हैं और 3 में से 1 को कोरोना हो गया, है ना, या 2 को भी कोरोना हो गया। तो ऐसे मतलब ऐसे केसेस में वो परसेंटेज का खेल बन जाता है। पर बात वही है कि कोरोना का जो नंबर है वो डेंसिटी का फंक्शन है, वो पॉपुलेशन का भी एक तरीके से फंक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल चुभती है कि एक मॉडल स्टेट होने के बजाय बावजूद जो राज्य ने लॉकडाउन के टाइम पे 0 केसेस तक वो ले आया था, अब कोरोना की बुरी मार झेल रहा है। तो इसको पहले तो आप ऐसे देखिए कि प्रोपोर्शन ऑफ जो पॉपुलेशन है केरला का वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। कारण ये भी है कि केरला की जो आबादी है वो उसके राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी महाराष्ट्र और कर्नाटक से ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अगर मान लीजिए 5 डिजिट नंबर, कर्नाटक में भी 5 डिजिट नंबर है। तो आप ये भी देखिए ना कि महाराष्ट्र और कर्नाटक कितने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, लोग फैले हुए हैं वहाँ पे। केरला में एकदम संगठित हैं लोग, बहुत चिपके चिपके एरियाज में रहते हैं। तो पहले तो रीजन ये है। अब आपका सवाल ये है कि जो मॉडल स्टेट था उसमें क्या कमी रह गई। तो इसकी कमी के काफी सारे कारण हैं। क्या हुआ था कि केरला में जब सेकेंड वेव आई थी तो वो ऊपर चलती चली गई, थोड़ा धीमी थी रफ्तार। लेकिन जब राज्य का ये एक एनुअल फेस्टिवल होता है ओणम, तो वो जो फेस्टिवल था ओणम के टाइम पे हमारे जो टीवी पर राजदीप सरदेसाई के साथ कॉन्वर्सेशन में वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर है के शैलजा टीचर, उन्होंने बताया था, उन्होंने एक्सेप्ट की थी ये बात कि ओणम के टाइम पे काफी लोगों ने जो है ढिलाई बरती थी। उस टाइम पे लोगों ने मास्क नहीं पहने थे, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल प्रचार किया था, अच्छे से सब लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि मास्क पहनिए, दूरी बना के रखिए। लेकिन कहीं ना कहीं फेस्टिवल के टाइम पर वो सावधानी हटी। हमें उन्होंने ये भी बताया, जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारी मास गैदरिंग हुई थी, मतलब बहुत जगह पे ऐसा था कि बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी फेस्टिवल्स के टाइम पे। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि सितंबर के दूसरे वीक के बाद केरला में भारी भरकम तरीके से कोविड के केसेस आए। और अगर आप देखें तो पिछले जब से अक्टूबर शुरू हुआ है तब से ये नंबर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए और उन्होंने हमें ये भी बताया कि केरला में जो माइग्रेंट्स हैं, मतलब वहाँ की जो काफी सारे जो लोग हैं वो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, है ना, एक्सपैट्स हैं वहाँ पे, अब्रॉड से बहुत सारे लोग वापस आए। 9 लाख लोग पूरे मतलब दुनिया से और इंडिया के स्टेट से वापस आए। तो कहीं ना कहीं उनके आने की वजह से भी हो सकता है कि कोविड के केसेस फैले हों, ऐसा हमें वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर ने बताया। तो इसलिए ये सब कारण रहे हैं कि जिस वजह से केरला में एकदम से केसेस बढ़े हैं। कई लोगों ने इसको ये भी कहा कि इसमें सरकार की गलती नहीं, अगर आप लोग खुद ही ना मास्क पहनेंगे, लोग खुद से ही अगर सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो केसेस भी फिर लोगों को ही होंगे ना, सरकार को थोड़ी केसेस होते हैं। केसेस तो जब लोग नहीं फॉलो करेंगे रूल्स को, प्रोटोकॉल्स को, तो कहीं भी फैल सकते हैं। इसलिए कोई भी कोरोना से इम्यून नहीं है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी। एक चीज और है निखिल, इसमें कि केरल में जो डेथ रेट है वो अभी फिलहाल तो काफी कम है देखा जाए तो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तेजी से नंबर्स बढ़ रहे हैं, काबू नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं ये भी बढ़ सकती है? क्या ये एक आशंका नहीं है? देखिए अभी कंपैरेटिवली जो केरला में डेथ्स हैं, अभी देखो केरला में जो नंबर है वो इंडिया में सबसे 3rd हाईएस्ट है। ठीक है, केरला में जो कोरोना वायरस के केसेस सबसे पहले आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर आता है केरल, तो 3रे नंबर पे है। पर अगर आप डेली डेथ्स में देखें तो केरला से ऊपर अभी भी पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पे केरला से ज्यादा मौतें हो रही है रोजाना।
पर अब इसमें एक ट्विस्ट है कि अब केरला में एकदम से नए केसेस का स्पाइक हुआ है, ठीक है। तो काफी हद तक ये डिपेंड करता है कि अगले आने वाले 2 हफ्तों में केरला में डेथ्स का क्या आंकड़ा रहता है। देखिए, जब भी किसी को कोरोना होता है ना, तो उसको बीमार होने से लेके उसकी मौत तक का काफी टाइम रहता है। ऐसा नहीं होता कि आज मुझे कोरोना तो मैं कल मर जाऊंगा, बहुत कम चांसेस है, वो एक्सट्रीम स्टेज तक पहुंचता है। तो आपको डेथ्स को असल में अगर जानना है तो आपको 15-20 दिन का, आपको कम से कम 2 हफ्ते का इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नए केस आए हैं इनमें से कितने लोग मरते हैं वो डिफाइन करेंगे कि इस केस के बढ़ना तो कितना मतलब घातक हुआ साबित है ना। ये जो आज जो रिसेंटली केसेस बढ़ रहे हैं ये कितने घातक साबित हो रहे हैं, हमको 2 हफ्ते का डेटा बताएगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ, केरल में जो फेटालिटी रेट है वो 0.35% है, जो कि नेशनल एवरेज से 4 गुना कम है। मतलब अगर इंडिया में हर 1000 में से 4 लोग कोरोना से मरते हैं, तो वहीं केरल में हर 1000 में से 1 आदमी कोरोना वायरस से मर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो तो फेटालिटी रेट कम है, पर अभी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जो वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर है वो ये कह रही है कि उनके अर्ली डिटेक्शन, टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट, ट्रीटमेंट और ये जो कंपल्सरी उनके जो प्रोटोकॉल है उसकी वजह से काफी हद तक डेथ को टाला गया है ना। डेथ को टाल भी दिया गया और डेथ काफी कम भी हुई है। अगर आप जल्दी कोरोना पकड़ लेंगी तो आप उनको मरने से बचा सकते हैं, आप उनको ट्रीटमेंट जल्दी दे सकते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये पॉलिसी भी काम आई हो, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभी 2 हफ्ते आप इंतजार कीजिए, क्योंकि ट्रेंड जो दिखा रहा है वो ये है कि डेली डेथ का नंबर ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 2 हफ्ते बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि केरला में जो इतने केसेस बढ़े हैं इससे इनकी डेथ पे कितना फर्क पड़ा। ये थे निखिल रामपाल। कोरोना कवरेज जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। अब मुलाकात करते हैं उनसे जो देवरिया उत्तर प्रदेश में रहते हैं। नाम है सिद्धार्थ महरिया, जो महीने भर कोरोना पॉजिटिव रहे, होम आइसोलेशन में रहे। बीच में उन्हें लगा कि शायद ये कोरोना जान ले लेगा, मगर फिर उन्होंने मेडिटेशन और योग का सहारा लिया। उन्हीं से सुनते हैं, प्रतीक ने उनसे बात की है। तो सिद्धार्थ, आप कैसे क्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्या हुआ था? सर, सबसे पहले तो मैं अभी देवरिया यूपी से हूँ और मेरे फैमिली में एक कोरोना पॉजिटिव मेरे अंकल हो गए थे और उनके थ्रू मेरे डैड को हुआ और उनकी देखभाल करते करते मुझे भी हो गया जी। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है किसके थ्रू हुआ, बट घर में कैसे आया, लेकिन जो मुझे हुआ मेरे फादर से हुआ। तो उसके बाद फिर आप क्या कोविड वार्ड गए या कहाँ पर आप आइसोलेट हुए? जब मैं जांच कराने गया तो उन्होंने कहा कि आप क्वारंटीन सेंटर बंद रखे थे उस टाइम पे। आज से 2 महीने पहले आप हालात बहुत ही गंभीर थे बीमारी को देख के और सब लोग बहुत डरे थे। बट उस समय हॉस्पिटल में जाना मुझे सही इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे बहुत पैनिक सा सिचुएशन था और जब कोई भी नॉर्मल पर्सन कोविड पॉजिटिव गया था तो वो अलग सा बिहेव कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने कहा था क्वारंटीन सेंटर के लिए, लेकिन मेरे घर में ऑलरेडी 2 लोग क्वारंटीन थे घर में, तो फिर मैं भी अपने आप को घर ही में क्वारंटीन करना बेहतर समझा। तो आपको ऐसे होम आइसोलेशन की परमिशन मिल गई थी? होम आइसोलेशन की परमिशन मिल गई थी क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा केस हमारे देवरिया में हो रखे थे और लोगों का रहना होना बहुत दिक्कत हो रही थी। वहाँ पे बहुत ज्यादा ही मरीज हो गए थे, बट ये था कि हमने अपने घर पे ही करना सही समझा। तो फिर आप जब घर पे आइसोलेट थे तब फिर क्या ट्रीटमेंट मिला आपको घर पे? ट्रीटमेंट के तौर पे मैं सुबह थोड़ा मैंने यूट्यूब वगैरह पे देख रखा था कि यूट्यूब वगैरह क्या लोगों को फैमिली में भी यही सजेशन दिया था कि मेडिटेशन वगैरह करो। तो मेरा डेली का रूटीन यही था। मुझे कोई खाने वाने का टेस्ट तो आता नहीं था, तो सिर्फ दूध रोटी और सुबह उठता था मैं मेडिटेशन करता था, थोड़ी देर योगा और कुछ मेडिसिन, नॉर्मल मेडिसिन जो उन्होंने दिए थे हॉस्पिटल वालों ने,
वो लेता था और यही काढ़ा काढ़ा गर्म पानी में करीबन 20 से 25 दिन नॉर्मल वाटर पिया ही नहीं था, सिर्फ गर्म पानी गर्म पानी गर्म। तो जो आपके घर वाले भी कुछ तो क्वारंटीन ही थे घर पर भी, तो बाकी जो सदस्य थे फिर उन लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो पाई? उनको भी खतरा हो सकता था आप लोगों से। हाँ, तो इसीलिए हम सब मतलब एक घर पे ही हम लोग क्वारंटीन थे। हम लोग को जो खाना पानी मिलता था मतलब रूम से बाहर सीढ़ियों पे रख देते थे लोग, फिर मैं जाके लेता था। उसके बाद मेरा बड़ा भाई पूरा सैनिटाइज करता था पूरा एरिया। फिर मैं मतलब एक रूम में जेल की तरह हो रखा था। हम लोग की सबसे प्रायोरिटी ये थी कि हम लोगों से अब किसी और की ये चैन आगे ना बढ़े, इसलिए हम सब बहुत ही एहतियात बरतते हैं। तो आपने जैसा बताया कि आपके घर पे एकदम जेल जैसा माहौल हो गया था, तो क्या किसी तरह का आपने कोई तनाव महसूस किया इस दौरान? हाँ, जाहिर सी बात है, किसी को भी तनाव होगा ही होगा। सबसे बड़ा स्ट्रेस ये कि मतलब अपने फैमिली मेंबर्स लाइक जेल की तरह ही था, दूर से उन्हें देखना। मैं अपनी मम्मी को मतलब दूर से देखता था और बिल्कुल पीपी किट में। और स्ट्रेस तो बहुत था कि एक तो अकेले रूम में पड़े रहना, उसके बाद से अपने फैमिली मेंबर्स जो क्लोज हैं उन सब इतने बहुत ही ज्यादा परेशान थे और स्ट्रेस होता था, बट क्या कर सकते थे, इसलिए स्ट्रेस को बुलाकर अपना ठीक होने में ही ध्यान देता था मैं। फिर कैसे क्या आपने वो स्ट्रेस मैनेजमेंट किया? एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते थे? एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे मेरी हॉबी फोटोग्राफी है, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी क्लिक्स थी। तो मैं टाइम पास के लिए मैं बस फोटोज ही एडिटिंग करता था और फोन में बस यूट्यूब वगैरह इंटरनेट सोशल मीडिया ही एक सहारा था जो इतना स्ट्रेस को खत्म कर सकता था उस टाइम पे। तो सिद्धार्थ, आपके गांव में लोगों का किस तरीके से कोरोना को लेकर सोच है, और आप जब कोरोना आपको हुआ फिर आप ठीक भी हो गए, तो आपकी क्या सोच बनी उसके बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात, जब ये बीमारी देश में आई तो एक लोगों के अंदर बहुत डर सा माहौल क्रिएट हो गया था। जब हमारे घर पे कोरोना पॉजिटिव निकला तो आसपास के जो भी लोग थे वो इतने सहम गए थे कि ना सब्जी ना कुछ, वो घर में ही रहते थे अपना। और जो हम इस तरीके से भी गए थे कि हम बहुत ज्यादा सहम गए थे लोग, और हमसे मिलना जुलना मतलब एक होता है ना, आपसी संबंध भी खराब हो सकते हैं। ऐसी बीमारी थी है, आपके कोई कितना भी क्लोज हो, बट ये थोड़ी ना चाहेगा कि आपके थ्रू उन्हें भी हो जाए। लेकिन आपको क्या लगा फिर, कोरोना क्या वाकई में बहुत घबराने की जरूरत है, आप ठीक हो जाते? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नॉर्मली, मुझे स्टार्टिंग के थोड़ा डरा नहीं, बस ये था कि मेरे थ्रू मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि मुझे अपने आगे किसी और को नहीं देना। और डरने की बात इसमें कुछ खास नहीं थी, जितना लोगों ने बना रखा था, जितना सिचुएशन क्रिएट कर रखा था। बहुत बहुत शुभकामनाएं और दुआएं सिद्धार्थ आपको आने वाले जीवन के लिए। पिछले कुछ दिनों से हर कोई हाथ धोकर पीछे पड़ा रहता है कि हाथ धो। ये शब्द कानों में नहीं, ज़हन में ही बस गए हैं। अब तो हाथ धोए बिना चैन ही नहीं पड़ता। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? मेरे साथ तो बहुत हो रहा है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2008 से हम मना रहे हैं, पर इसकी असली अहमियत आज हमें मालूम हो रही है। प्रतीक आपको बताने वाले हैं कि हैंड वॉशिंग का सही तरीका क्या है और इस दिन को क्यों मनाया जाता है और क्या लोगों में बदलाव आ रहा है। प्रतीक, वाकई में कोरोना वायरस के हमले के बाद से हमें अपने हाथों से बैर करना पड़ा। अरे क्योंकि ना हम आंखों पर, नाक पर या मुंह पर हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, हाथ को अगर अच्छे से साबुन से धो लिया जाए तो ये संभव है। आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। अगर इसका इतिहास जानना है तो 2008 में एक साथ दुनिया में बच्चों ने साबुन से अपने हाथों को धोया था और तब से आज ही के दिन ये मनाया जाता है। लेकिन अब ये डे सिर्फ 15 अक्टूबर तारीख तक ही सीमित नहीं रह गया। इस डे की प्रासंगिकता अब और भी बढ़ गई है। इस साल के ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की थीम सभी के लिए स्वच्छ हाथ निर्धारित किया गया है,
इस कोरोना संक्रमण के दौर में हाथ धोते रहने की आदत को और भी आगे बढ़ाने का काम किया है। वैसे हाथ धोने की आदत में तो काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। मेरे दोस्त को ही ले लीजिए, पहले हाथ धोने की बिल्कुल आदत नहीं थी, उसे कहते कहते थक गया। लेकिन जब से ये कोरोना आया है तब से अगर सबसे ज़्यादा साफ किसी के हाथ है तो वो उसी के हैं। ये कोरोना के डर से कितने ही लोगों ने हाथ धोने की आदत को ढाल लिया है। जागरूकता और बढ़ गई है। साबुन ना होने पर कई लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, बस इसी बदलाव को हमें निरंतर बनाए रखना है। माना जाता है हमारे हाथों में न जाने कितनी अनदेखी गंदगी छिपी होती है, जो किसी भी वस्तु को छूने, उसका इस्तेमाल करने और कई तरह के रोजमर्रा के कामों के कारण होती है। ये गंदगी बगैर हाथ धोए कुछ भी खाने पीने से शरीर में पहुंच जाती है और कई तरह की बीमारियों को जन्म देती है। इसका इलाज है साबुन से हाथ धोना। लेकिन क्या आपको पता है साबुन करता क्या है, या कोरोना वायरस का साबुन से हाथ धोने पर कैसे खात्मा हो सकता है? तो सुनिए, पहले हमें साबुन के मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन को समझना होगा। साबुन दो चीज़ें पसंद करता है, एक तो पानी, दूसरा फैटी एसिड यानी लिपिड। और जो कोरोना वायरस होता है उसकी बाहरी सतह पर लिपिड मौजूद होता है, और ये लिपिड ही है जिसकी मदद से कोरोना वायरस फैलता है और हमारी कोशिकाओं पर हमला करता है। अब जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो साबुन लिपिड से चिपक जाता है, और जब वो पानी के साथ मिलता है तब वो वायरस को हाथ से अलग कर देता है। और इस प्रक्रिया में 20 सेकंड का वक्त लग जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि 20 सेकंड तक तो हाथ धोना ही चाहिए। अब ये तो जान लिया कि साबुन क्या करता है। हाथ धोना भी आप सब जानते ही हैं, लेकिन हाथ धोने का सही तरीका क्या है अब ये आपको बताते हैं। तो पहले कुछ सेकंड के लिए नल के नीचे अपने हाथों को गीला कर ले, साबुन ले और अपने हाथों को ऊपर की ओर से साफ करना शुरू करें। फिर अपने हाथों के पीछे अपनी उंगलियों के अंत, अंगूठे, हथेलियों, कलाइयों और अपने हाथ के शीर्ष को फिर से अच्छी तरह से साफ करें। अपने हाथों पर साबुन रगड़ें। अपने हाथों को ठीक से धोने के लिए आपको लगभग 20 सेकंड का समय लेना ही चाहिए, समझे? लेकिन समस्या ये आ जाती है कि एक दूसरे को हाथ धोने के लिए कैसे प्रेरित करें। इसका जवाब भी बिहेवियरल साइंस के पास है। पहला तो एक दूसरे को याद दिलाते रहे कि हमें हाथ धोना है। दूसरा, बच्चों के लिए आप क्रिएटिव साबुन खरीद सकते हैं। तीसरा, दूसरे लोग भी हाथ धोने को लेकर जागरूक हैं, ये एक दूसरे को बताएं और हाथ न धोने के नफा नुकसान पर बात करें तो आसानी हो जाएगी। तो श्रोताओं, प्यार से हाथ धो लो, नहीं तो प्यार से हाथ धोना पड़ सकता है। ये थे प्रतीक। देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। मैं तो कहती रहती हूँ कि 20 सेकंड तक, कम से कम 20 सेकंड तक आप हाथ धोते रहें। अगर आपको कोई गाना पसंद है तो आप उसका मुखड़ा गुनगुना सकते हैं और तब तक हाथ धोते रहें गुनगुनाते हुए। सैड सॉन्ग भी चलेगा या जो भी आपको पसंद है। और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो नन्ही मुग्धा से ही सुन लीजिए ये क्या कह रही हैं। इसकी बात तो मानेंगे ही ना। मैं डेली हैंड वॉश करती हूँ, दिन में 2 से 4 बार हैंड वॉश करती हूँ, साबुन से हैंड वॉश करती हूँ। मैं खाना खाने से पहले हैंड वॉश करती हूँ। मैं गार्डन से खेलने के बाद हैंड वॉश करती हूँ। मेरी मम्मा के कहने के बाद हैंड वॉश करती हूँ। जी, तो हाथ धोएं और जिंदगी से खुलकर हाथ मिलाएं। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।